नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमले का आरोप खारिज किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंचा। भारत ने 71 देशों को स्वदेश निर्मित 5 करोड़ 86 लाख कोविड टीकों की आपूर्ति की। भारतीय सेना ने उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में कदाचार का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया। लखनऊ में महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे एक दिवसीय मैच में जीत के लिए 267 रन का लक्ष्य दिया और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक पहले चरण के मतदान संबंधी जिलों में आज कई जनसभाएं और रोड शो आयोजित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर बंगाल के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वे पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में एक जनसभा को बांग्ला भाषा में संबोधित कर रही थीं। इससे पहले स्मृति ईरानी ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। वे बाद में पश्चिमी मेदिनीपुर के पटाशपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में रोड शो करेंगे। वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी आज सुबह से कोलकाता शहर और जिले के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे घर घर जाकर प्रचार करने पर जोर दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम दिवस भी मना रही है। ये दिन 14 मार्च 2007 को भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन में मारे गए 14 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुईं। पिछले सप्ताह बुधवार को नंदीग्राम में घायल होने के बाद वे पहली बार चुनाव प्रचार कर रही हैं। वे चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर पर देखी गईं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर्यवेक्षक और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमले के आरोप को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के नंदीग्राम में प्रचार के दौरान इस महीने की 10 तारीख को घायल होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ये रिपोर्ट मांगी थी। असम में भाजपा नेताओं के पहुंचने के साथ ही चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आज ऊपरी असम में कई चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में पार्टी के नेतृत्व में असम में विकास का पहिया चलता रहेगा।
राज्य के बिस्वनाथ जिले में एक चुनावी रैली में श्री सिंह ने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने विकास की दिशा में सफलता हासिल की है, जो कांग्रेस सरकार 15 वर्षों के दौरान नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में विकास के अनेक कार्य किए हैं। 5 वर्ष तक लगातार सरकार चलाए और उस सरकार के दामन पर कोई एक भी दाग न लगे। और मैं तो यह मानता हूं, अब बोडो शांति समझौता भी हो गया है। बहनों भाइयों, अब उग्रवाद की समस्या भी काफी हद तक असर से समाप्त हो गई है। स्वाभाविक है, विकास का चक्कर अब तेजी के साथ चलेगा, क्योंकि लोग अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। श्री सिंह ने लक्षित बोरफुकन सहित असम के महान बेटों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सोनोवाल सरकार के किसी भी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह असम के मार्करेटा में एक रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन नेता के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस रैली में भाग ले रहे हैं। असम गण परिषद ने 13 सीटों के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। वरिष्ठ नेता और मंत्री फणि भूषण चौधरी बोंगई गांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। गायिका कल्पना पटोवरी सुरुखेतरी से, जबकि विधायक रामेंद्र नारायण कलिता पश्चिम गुवाहाटी सीट से चुनाव लड़ेंगे। असम के कछार जिले के बोरखोला निर्वाचन क्षेत्र में आज सुबह मतदाता जागरूकता विषय पर विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाने के लिए हजारों कलाकारों ने ब्रश और रंगों से रंगोली बनानी शुरू की। कछार की जिला आयुक्त श्रीमती कीर्ति जल्ले ने 8 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाने के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कलाकार स्कूलों, कॉलेजों और स्व सहायता समूहों के सहयोग से रंगोली बना रहे हैं। ये कार्य आज ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला प्रशासन के नाम है। केरल में 5 दिन से चल रहा नामांकन भरने का काम 5 दिनों में पूरा होने के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की स्थिति आज शाम तक काफी स्पष्ट हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीपीआई के उम्मीदवारों की शेष सूची जारी होने के साथ ही एलडीएफ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलडीएफ के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पहले ही शुरू हो चुका है। यूडीएफ में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज शाम तक जारी की जा सकती है। उधर एनडीए में भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा है कि पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 25 सीटें उनके सहयोगी दलों के लिए हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस ने कल विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस बार कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों और कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आज जारी होने की उम्मीद है। पार्टी राज्य में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच डीएमके विधायक सर्वनन आज चेन्नई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। डीएमके के सहयोगी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य भर में निर्वाचन आयोग के उड़नदस्ते चुनाव आचार संहिता लागू करवाने के काम में लगे हैं। वे उचित दस्तावेजों के बिना मिले धन, आभूषण और उपहार की जब्ती और जांच का काम भी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए 4 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। चेन्नई से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्टी ने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई में विधायकों की सूची जारी कर दी है। विधायक आर शिवा अपने निर्वाचन क्षेत्र उर्लियनपेट की जगह विल्लियनूर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री एसपी शिव कुमार राजभवन से और एएम नजीम कराईकल दक्षिण से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बागुर के लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कांग्रेस 15 सीटों पर और द्रमुक 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक एक सीट दी गई है। 2016 के चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 में जीत हासिल की थी और डीएमके ने 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 2 सीटें जीती थी। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। इन सबका विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, इन सबका विकास साथ साथ जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र जिले के बभनी खंड में छपकी क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इन सेवा आश्रमों ने जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा का ऐसा योगदान किया है जिससे लोग सोनभद्र को हमेशा याद रखेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों के लिए कार्य कर रहे शिक्षण संस्थान मंदिर के समान हैं। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का प्रसाद मिलता है और वो बड़े होकर विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होते हैं। जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों की कला और समृद्ध संस्कृति के विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अवसर और सहयोग दिया जाए तो वो देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र की जनजातियों के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यदि किसी को जनजातीय संस्कृति की जड़ों को समझना है तो उसे सोनभद्र जरूर आना चाहिए। एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करें। श्री कोविंद ने कहा कि प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने बलिदान दिया। आज मुझे भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए। उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा। उनमें से कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए असाधारण प्रयास किए। राष्ट्रीय अखिल भारतीय वनवा कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर घोषणा की कि उनकी सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलेगी। सोनभद्र में राज्य का आधी से ज्यादा जनजातीय समुदाय रहता है। उन्होंने सोनभद्र के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए तीरंदाजी रेंज की स्थापना करने का भी भरोसा दिलाया, जो इस क्षेत्र में काफी प्रचलित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के स्वागत में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हेलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस वनवासी समागम में इकट्ठा हुए, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। इस आश्रम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बरसों पुराना नाता है। राज्यसभा सदस्य रहने के दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लगभग 20 साल पहले आश्रम के भवन की आधारशिला भी रखी थी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आश्रम के 2 छात्रावासों वरुणोदय और अरुणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का लोकार्पण किया। इस भोजनालय में एक समय में 250 से अधिक छात्र भोजन कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और यहाँ छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बैगा आदिवासी समुदाय के 11 प्रतिनिधियों के साथ प्रकृति पूजन और हवन भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चपकी, सोनभद्र। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमले का आरोप खारिज किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंचा। भारत ने 71 देशों को स्वदेश निर्मित 5 करोड़ 86 लाख कोविड के टीकों की आपूर्ति की। भारतीय सेना ने उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में कदाचार का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया। लखनऊ में महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे 1 दिवसीय मैच में जीत के लिए 267 रन का लक्ष्य दिया और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री के साथ संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का ये 4था संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आज का दिन लास्ट डे है जबकि हमको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं कि चिंता क्या होती है। इस रूप में जब वो हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को और जब पेरेंट्स को ये बताएंगे कि परीक्षा किस तरीके से दी जाए, परीक्षा में चिंता को किस तरीके से दूर भगाया जाए, तो इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है और जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके भागीदार बने। मेरी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में पिछली बार शामिल रही जबलपुर की छात्रा हिमाक्षी पटेल ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए।
परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बच्चों को उनसे लाइव मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। मुझे भी ये मौका पिछले साल मिला था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को सामने से देखा, उनकी बातें सुनी, उनने अपने खुद के लाइव एग्जाम्पल्स दिए जो उनके साथ हुआ है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू होंगे। परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विजयवाड़ा स्थानीय निकाय चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी पर भारी बढ़त बनाए हुए है। सत्तारूढ़ पार्टी ने गुंटूर और तिरुपति नगर निगम में जीत हासिल की है। वो राज्य में कई नगर पालिकाओं में भी आगे चल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 87 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अल्पावधि में ये उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में से भारत एक है। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.75% है। पिछले 24 घंटों में 16,637 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,09,89,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 25,000 कोरोना संक्रमण के 320 नए मामले सामने आए। भारत ने अब तक लगभग 71 देशों को स्वदेश में निर्मित 5 करोड़ 86 लाख कोविड टीकों की आपूर्ति की है। इनमें से 37 देशों को सहायता स्वरूप 81 लाख टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए, जबकि 31 देशों को 1 करोड़ 65 लाख टीके कोवैक्स सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए। वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत सहायता के रूप में भारतीय टीका प्राप्त करने वाले देशों में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स, बहरीन, ओमान और अफगानिस्तान शामिल थे। कोवैक्स कोविड टीके की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने में दुनिया के 2/3 से ज्यादा देशों द्वारा मिलकर काम करने वाला अनूठा वैश्विक सहयोग कार्यक्रम है। भारतीय सेना ने अपने एक चयन केंद्र में कथित कदाचार का एक मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। सेना ने बताया है कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से सक्रिय ऑपरेशन के आधार पर इस चयन केंद्र में चयन प्रक्रियाओं में कदाचार का मामला सामने आया था। जांच के दायरे में कई एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मिलकर एक अमेरिकी दैनिक में हिंद प्रशांत विजन के बारे में साझा विचार व्यक्त किए हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि क्वाड एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय और सामयिक मुद्दों पर आपसी सहयोग तथा अनेक घटना पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी की चुनौती सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर लगातार संपर्क बनाए रखने की सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने दोहराया कि भारत की पड़ोस प्रथम की नीति में श्रीलंका का विशेष महत्व है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में कल वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी, क्योंकि लोगों को इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले, आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले, ये जरूरी है। और इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है। यही संदेश इस प्रदर्शनी का है। नागर विमानन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने के अवसर पर उड़ान योजना के अगले चरण में लगभग 392 मार्गों पर विमान सेवा शुरू करने की पेशकश की है। ये प्रस्ताव छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें विशेष हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्ग शामिल हैं। सागरमाला सी प्लेन सेवा के अंतर्गत बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के परामर्श से कुछ नए मार्गों के प्रस्ताव भी किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत 325 मार्गों और 56 हवाई अड्डों पर विमान सेवा उपलब्ध है। इनमें 5 हेलीकॉप्टर और 2 जल पत्तन सेवाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय मार्ग संयोजन योजना उड़े देश का आम नागरिक नागर विमानन मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है। इसका उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंध प्रणाली ओटीपी आरएमएस प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी। जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजी लॉकर की वेबसाइट पर देख सकेंगे। श्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी ओटीपी आरएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। लखनऊ में चौथे एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 267 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में मेहमान टीम ने 33 ओवर में 2 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 266 रन बनाए। पूनम राउत ने नाबाद शतक लगाते हुए 104 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने 54 और मिताली राज ने 45 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 2-1 से आगे है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमले का आरोप खारिज किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन।
केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंचा। भारत ने 71 देशों को स्वदेश निर्मित 5 करोड़ 86 लाख कोविड टीकों की आपूर्ति की। भारतीय सेना ने उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में कदाचार का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया। लखनऊ में महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे एक दिवसीय मैच में जीत के लिए 267 रन का लक्ष्य दिया और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।